आदाब, नमस्कार। मैं पूजा मल्होत्रा गुफ्तगू में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती, एक्टर, मॉडल, डायरेक्टर प्रवीण डबाज। परवीन डबाज एक मशहूर और मारूफ अदाकार जिन्होंने अपने फन से अपना एक अलग मकाम बनाया। दिल्ली के कंझावला इलाके में पैदा हुए परवीन डबाज ने मॉडर्न स्कूल वसंत विहार और फिर हंसराज कॉलेज से तालीम हासिल करने के बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए साल 1997 में मुंबई का रुख किया। जल्द ही इनकी मेहनत रंग लाई और साल 1999 में फिल्म दिल लगी से इन्होंने अपना डेब्यू किया, जिसमें इनके साथ थे अदाकार सनी देओल। और फिर साल 2001 में फिल्मकार मीरा नायर की फिल्म मॉनसून वेडिंग में ये लीड रोल में नजर आए, जो एक बड़ी हिट साबित हुई और इस फिल्म की कामयाबी ने इन्हें रातों रात मशहूर कर दिया। यही नहीं, मैंने गांधी को नहीं मारा और खौसला का घोंसला में अदा किए गए किरदारों के लिए इनकी जमकर तारीफ हुई। और फिर साल 2011 में इन्होंने फिल्म सही धंधे गलत बंदे से डायरेक्शन में कदम रखा, जिसे कई इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही इन्होंने हॉस्टेजेस और स्टेट ऑफ सीज जैसी वेब सीरीज में अहम किरदार निभाए। साल 2008 में ये मशहूर अदाकारा प्रीति झंगियानी के साथ शादी के बंधन में बंध गए। ये कहना गलत ना होगा कि परवीन डबाज आज भी हिंदी फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान कायम किए हुए हैं। प्रवीण जी, आपका हमारे शो में गुफ्तगू में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू। प्रवीण जी, आपने शुरुआत मॉडलिंग से की, उसके बाद आपने दिल लगी फिल्म से फिल्मों में कदम रखा और अब आप आज डायरेक्टर भी बन चुके हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपके दिल्ली के बारे में, क्योंकि जहां आप पले बड़े, तो क्या यादें हैं आपकी? मैं दिल्ली से हूँ मैं आउटर दिल्ली में एक गांव है कंझावला जी, वहाँ पे पैदा हुआ था, लिटरली एक चारपाई पे, और हमेशा मेरे रूट्स वहीं पे रहे। और मैं 3 साल का था जब हम कनाडा चले गए थे, फिर 10 साल में वहाँ पे रहा, 3 से 13, और फिर वापस हम आ गए थे। और हमेशा मेरा जो कनेक्शन है वो गांव के साथ रहा है, क्योंकि सिर्फ अभी हम वसंत कुंज में रहते हैं तो मेरे मम्मी डैडी रहते हैं वहाँ पे, तो गांव सिर्फ 1 घंटा दूर है, तो वहाँ पे आना जाना काफ़ी रहता है और काफ़ी जुड़े हुए हैं अपने गांव के साथ अभी भी। और हमने स्कूलिंग भी फिर आने के बाद किया, मॉडर्न स्कूल वसंत विहार में ख़त्म किया, हंसराज कॉलेज में पढ़ाई की। तो पूरा जो दिल्लीपन है वो हमारे अंदर समाया हुआ है पूरा का पूरा। बिल्कुल। जी जी जी, वो तो हम देख सकते हैं। बिल्कुल। तो हंसराज कॉलेज की बात करते हैं। हंसराज कॉलेज से बहुत बड़े बड़े फनकार मतलब बॉलीवुड में हैं आजकल, तो आपकी जो शुरुआत हुई थी वो कॉलेज के दिनों से हो गई थी मॉडलिंग और एक्टिंग की? बिल्कुल, थोड़ा बहुत शुरुआत मॉडर्न स्कूल में हो गया था, और मैं 11वीं क्लास में था जब हमारे यहाँ पे एक फाउंडर्स डे बैले होता था, इंडियन बैले। अच्छा। तो वो उस साल हो रहा था सम्राट अशोक, और जो हमारे डांस टीचर थे मिस्टर नायर, वो हर क्लास में घूम के देख रहे थे कि सम्राट अशोक कौन बनेगा। तो जब हमारे क्लास आए उन्होंने बस मुझे देखा और मेरे ऊपर उंगली लगा दी कि आप बनोगे। मैंने कहा ठीक है। तो वो इनिशियल स्टेज थोड़ा मुश्किल था, लेकिन कैसे भी करके वो किया और काफ़ी उसका प्रेज वगैरह काफ़ी मिला। और उसके बाद 1-2 और प्ले की, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक करियर बनेगा, ऐसा था कि ठीक है हॉबी था। अच्छा। और स्कूल में होता ही है, कुछ ना कुछ ये चलता है। फिर कॉलेज में जब आए हंसराज कॉलेज, उस टाइम भी ऐसा नहीं था कि आके हिस्ट्री ऑनर्स में कर रहा था। मुझे एक्चुअली सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देना चाहता था, मैं IAS के एग्ज़ाम, मैं फॉरेन सर्विस में जाना चाहता था। तो उस वक्त भी ऐसा नहीं था कि एक्टिंग में जाना है या कुछ ऐसा है। वो एक हमारे यहाँ पे एक ड्रामेटिक सोसाइटी शुरू हो रही थी उसी साल में। अच्छा। और 1-2 लोगों को जो मैं जानता था, 1-2 लड़कियां भी थी, वो जा रही थी उधर, तो उन्होंने कहा आजा परवीन, आप भी आ जाओ। अच्छा। तो उनके साथ दोस्ती करने के चक्कर में हम भी पीछे पीछे हो गए, तो वो हम चले गए उधर।
तो वो एक तरफ का रास्ता रह गया, एक बार चले गए अंदर तो वापस कभी निकलना ही नहीं हुआ। क्या बात है, ये हाँ, तो अच्छा ही रहा। तो मतलब बिल्कुल। थिएटर उससे उसी से रिलेटेड हो गया आगे। बिल्कुल। फिर क्या हुआ, वहाँ पे जो ड्रामेटिक सोसाइटी थी काफ़ी स्ट्रांग थी। और हमेशा आप देखिए ये रहता है कि एक ना एक टीचर प्रोफेसर हमेशा होता है जो इन चीज़ों को लीड करता है। जी। स्कूल में हमारे मिसेस किरण भट्ट थी जो इन चीज़ों को पुश करती थी, लीड करती थी, मिस्टर जालडावर। एंड कॉलेज में थे मिस्टर संजय कुमार जो इंग्लिश के प्रोफेसर थे और ड्रामेटिक सोसाइटी, इंग्लिश ड्रामेटिक सोसाइटी को लीड करते थे। तो वो काफ़ी उसके साथ पैशनेट थे और उसमें मैंने हर साल लीड रोल करने शुरू कर लिए। हर साल अलग अलग किस्म के प्लेस थे और मज़ा भी आना शुरू हुआ। एक काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिलता था और हम लोग प्रोफेशनल प्लेस भी करते थे। अच्छा। यहाँ पे पेड टिकट्स के साथ आपके मंडी हाउस वगैरह में, तो रिव्यूज़ वगैरह भी अच्छे मिलते थे। तो तीसरे साल तक ये हो गया था कि ये हॉबी है, लेकिन हॉबी को अपना जो पैशन है उसको अपना करियर बना लेते हैं। अच्छा। तो थोड़ा सा ट्रैक शिफ्ट हो गया जी जी सिविल जी सर्विस जी। टू एक्टिंग। पेरेंट्स थोड़े एक दो दिन ज़्यादा खुश नहीं थे लेकिन उनको अच्छा, मना आप लिया सिविल फिर। सर्विसेज में जाना चाहते हाँ, थे? वही मैं कह रहा हूँ, हिस्ट्री ऑनर्स में इसलिए कर रहा हाँ, था कि बिल्कुल। आइडिया ये था कि फॉरेन सर्विस में मैं जाना चाहता था। अच्छा, और बिल्कुल। वहाँ से शिफ्ट होके आप बिल्कुल एक्टिंग में आ एक्टिंग गए। में चले गए। वैसे फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं कि बहुत मुश्किल होता है बिना किसी गॉडफादर के आपको एंट्री लेना। तो बिल्कुल। जब आपको फर्स्ट ब्रेक मिला था, फर्स्ट फिल्म ऑफर हुई थी, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका उस वक्त? फिल्म से पहले एक्चुअली जैसे मैंने एक्टिंग का कोर्स भी किया था न्यूयॉर्क में, तो मैं एज अ ट्रेंड एक्टर आया था और कुछ मैंने 2 साल एक थिएटर ग्रुप भी दोस्तों के साथ मिलके दिल्ली में चलाया। मैं कॉलेज के बाद न्यूयॉर्क गया तो 3 साल वहाँ पे मैंने कोर्स वगैरह किया, कुछ ऑफ ब्रॉडवे थिएटर किया और फिर वापस दिल्ली में आके 2 साल का अपना खुद का थिएटर ग्रुप चलाया। और फिर मैं बॉम्बे लिटरली जो हर कई लोगों की कहानी है कि ट्रेन पकड़ के गए, तो वो ट्रेन पकड़ के मैं भी गया। तो इनिशियली 6 महीने तो मुझे बिल्कुल काम नहीं मिला, तो वो अच्छा। हाँ बिल्कुल काम नहीं हुआ। वो कुछ बच्चों के थिएटर में असिस्टेंट ये अच्छा। वो कर रहा था। फिर मुझे एक्चुअली मॉडलिंग में मुझे काम मिलना शुरू हुआ, बट एज एन एक्टर मुझे लोग एज अ मॉडल जानने शुरू हो गए। लेकिन मोस्टली मैं रैम्प वगैरह नहीं करता था। मैं मानता था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ एड्स में, अच्छा। कि वो सब वो एक्टिंग जो जिस चीज़ में ज़रूरत थी तो जी। उसमें मुझे काफ़ी वो उसमें पॉपुलैरिटी काफ़ी हो गई और एक पैसे भी आने शुरू हो गए, क्योंकि 6 महीने पहले तो बहुत मुश्किल से जी बिल्कुल। निकले बिना पैसे के ये हाँ। वो। तो उसकी भी अलग कहानी है, कहाँ कहाँ खाना खाया, कहाँ कहाँ घूमे हैं। तो ठीक है, लेकिन वो फेज़ सबको गुजरना पड़ता है उस फेज़ में से। जी। सबको नहीं, लेकिन जैसे आपने बोला कई लोगों के लिए थोड़ा सा आसान है, लेकिन ठीक है, मैं उस चीज़ को बुरा नहीं मानता। मैं मानता हूँ उससे कैरेक्टर आदमी का औरत का तो मतलब बढ़ता है, स्ट्रांग होता आपके है। लाइफ में भी चैलेंजेस आए थे? ऑफ कोर्स। और उसको मैं चैलेंज ही मानता हूँ, उसको मैं स्ट्रगल नहीं मानता। जी। वो मैं मानता हूँ कि अच्छा है कि सबको उस दौर के थ्रू गुजरना चाहिए, क्योंकि वही दौर हैं जो आपको थोड़े से स्ट्रांग बनाते हैं। जी और बिल्कुल। फिर जब एड्स मिलने शुरू हुए तो काफ़ी सारे मिलने शुरू हुए, तो 4-5 साल मैंने वही किए और पैसा थोड़ा सा अच्छा मिल रहा था, थोड़े से कंफर्टेबल भी हो गए। तो फिर ऑफ कोर्स जैसे आप बता रहे हैं कि पहली जब मूवी मिली दिल लगी, और बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स सनी देओल जी के साथ था एज अ मेन नेगेटिव रोल, वो डायरेक्ट भी कर रहे थे। बॉबी देओल भी थे और उर्मिला जी भी थी। और उसके साथ साथ उसके बाद ही मॉनसून वेडिंग भी मुझे मिला, जो ऑडिशन करके मिला मुझे, जी और वो भी बहुत बड़ी इंटरनेशनल हिट हुई। जी। तो एक अच्छा स्टार्ट मिला उस वक्त, और एक अलग भी किस्म का स्टार्ट मिला, क्योंकि एक तरफ से मैंने एक काफ़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्म भी की जी। और एक तरफ से एक हिंदी इंग्लिश फिल्म, जो उस वक्त उस फिल्म ने वो दौर चालू किया क्रॉसओवर फिल्म्स का, जिसको अच्छा। हम क्रॉसओवर फिल्म्स लोगों ने बोलना शुरू किया। तो उस फिल्म ने उस दौर भी शुरू किया और इंटरनेशनली भी बहुत फेमस हुई। तो एक अच्छा लगा कि दोनों किस्म के फिल्म्स करके हाँ, एक एक शुरुआत हुई। डिफरेंट फ्लेवर की फिल्म थी मॉनसून बिल्कुल वेडिंग ना। तो बिल्कुल। मॉनसून वेडिंग से आपको बहुत फेम मिला और बहुत सक्सेस भी मिली। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जी जो बिल्कुल बिल्कुल। मॉनसून वेडिंग की। हमारी फिल्म वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गई, जहाँ पे उस वक्त मॉनसून वेडिंग क्या था, कौन था, कोई नहीं जानता था। अच्छा। एक छोटी सी फिल्म थी, ऑफ कोर्स कुछ लोग जानते थे क्योंकि मीरा नायर ने उसको डायरेक्ट किया है, लेकिन बहुत ही छोटे फिल्म बजट की फिल्म थी। और एक हमारा छोटा सा एक पोस्टर लगा हुआ था, और वो भी ये नहीं है कि पूरे कास्ट का, वो वसुंधरा दास जो उसमें जो लड़की ब्राइड बनी हुई थी, उनकी भी सिर्फ आंखों का वो था। तो एक अच्छा। थोड़ा सा क्रिएटिव टाइप था, एक छोटा सा पोस्टर, बाकी इतने बड़े बड़े हॉलीवुड फिल्म्स के बहुत बहुत बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे, तो हमको कोई नहीं जानता था। और फिर वहाँ पे क्या है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल के दौरान पब्लिक स्क्रीनिंग होती है, प्रेस स्क्रीनिंग होती है।
तो एक हम प्रेस स्क्रीनिंग हुआ, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और हम लोगों ने जवाब भी वगैरह दिया और वहाँ से निकले तो एक उसी वक्त एक पब्लिक भी स्क्रीनिंग हुई थी, लेकिन उसमें हम नहीं गए थे। अच्छा। तो लेकिन हमको मालूम था कि ये पब्लिक स्क्रीनिंग हो रही है। तो हम जब निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपने वापस होटल जा रहे थे, वो एक मेन सड़क से, तो कुछ तालियों की आवाज़ शुरू हो गई और लोगों ने बोलना शुरू किया बिलिस में। हमको लगा पता नहीं कौन सा हॉलीवुड स्टार है, हमने इधर उधर देखना शुरू किया। अच्छा। मैं था, नसीर साहब थे, रणदीप हुड्डा भाई थे, जी, जी। और वसुंधरा और एक दो लोग थे। तो हमने इधर उधर देखा कौन हॉलीवुड स्टार है, पता नहीं टॉम क्रूज आ रहा है, कौन आ रहा है। फिर लोगों ने चलाना शुरू किया, मॉनसून वेडिंग, बिलिस्मा बिलिस्मा मॉनसून वेडिंग। वाओ। तो वो लोग थे जो उसी स्क्रीनिंग में से निकल के आए थे, उन्होंने हमको पहचाना कि ये मॉनसून वेडिंग की स्टार कास्ट है। तो उस वक्त इतना अच्छा लगा एक कि एक हिंदुस्तानी फिल्म, ऑफ कोर्स वो एक को प्रोडक्शन भी थी, उसमें कुछ अमेरिकन प्रोड्यूसर थे, लेकिन बाय हार्ट तो हिंदी फिल्म एक इंडियन प्रोडक्शन थी। बिल्कुल। तो इतना अच्छा लगा कि इतना सारा प्रेज और फीडबैक एक फॉरेन लैंड में इतने बड़े अमेरिकन फिल्म्स के अगेंस्ट होते हुए हमारी फिल्म को इतना वो प्रेज मिला। और एक सड़क के बीच में एक वो शुरुआत एक ऐसी हुई, और हर जगह फिर हम जाते थे पार्टी में जहाँ पे नहीं भी बुलाया जाता था, तो वहाँ पे हमारे लिए दरवाजे खुल जाते थे कि मानसून वेडिंग वाले आइए आइए। जी। तो बहुत अच्छा लगता था कि एक हमारी जो उस वक्त एक छोटी सी फिल्म जो शुरुआत थी लेकिन इतनी बड़ी हो गई, और फिर उसने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में मेन अवार्ड भी जीता। और उसके अच्छा। एकदम बाद टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी पब्लिक अवार्ड जीता। तो ऑफ कोर्स उसके बाद दुनिया भर में लोग मुझे उससे काफ़ी टाइम तक पहचाने, और लोग मुझे हमेशा अलग अलग जगह से फ़ोटो भेजते थे। पोस्टर कभी साउथ अमेरिका में लगा होता था, कहीं एक्वाडोर कोई कंट्री है, कहीं ऑस्ट्रेलिया है, तो हर जगह वो फिल्म बहुत चली है। तो नहीं, हम सब जानते हैं उसकी सक्सेस तो मॉनसून वेडिंग की। तो अच्छा लगा कि एक शुरुआत, और हर फॉरेन कंट्री में भी उसका इतना प्रेज मिला, तो अच्छा लगता है। जी। उसके बाद आपके पास किस तरह की मूवीज आना शुरू हुई? उसके बाद ऑफ कोर्स क्योंकि वो क्रॉसओवर फिल्म थी, काफ़ी क्रॉसओवर फिल्म्स टाइप की फिल्म आनी शुरू हुई। फिर घोंसला को भी एक शुरुआत में एक ऐसा लगता था क्रॉसओवर फिल्म थी, लेकिन उसको मैं क्रॉसओवर फिल्म नहीं मानता, उसको मैं बहुत कमर्शियल सक्सेस मानता हूँ, क्योंकि वो अभी भी चल रही है। जी बिल्कुल। इतने साल बाद भी लोग अभी भी बोलते हैं कि अगर कहीं उन्होंने OTT पे या टीवी पे देख लिया तो रुक के अभी भी देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। तो वो बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस हुई है, जो उस वक्त की फिल्म इतने बड़े बजट पे नहीं मिली, लेकिन अभी भी वो पैसे बना रही है। तो आप देखिए 1 रुपए में जो चीज़ बनी हुई है वो 100 रुपए बना चुकी है, तो इससे बड़ी सक्सेस क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। घोंसला की ही बात करते हैं, उसमें जो आपका कैरेक्टर था वो बहुत ही, आपका किरदार बिल्कुल इतना चैलेंजिंग और बहुत ही अच्छा था, वन ऑफ माय फेवरेट है। थैंक यू। तो उसमें आपने कुछ खास तैयारी की थी उसके लिए? तैयारी तो काफ़ी की थी और फिजिकली सबसे पहले मैं बताता हूँ, फिजिकली तैयारी की थी, क्योंकि जो डायरेक्टर हैं दिवाकर बैनर्जी, उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आपके मसल वगैरह हो, मैं चाहता हूँ कि आप लीन, एक जो ऑफिस जाते हुए वो है वो लगे आप। तो मैंने एकदम से वर्कआउट वगैरह, वेट्स वगैरह छोड़ दिए, खाना पीना बहुत कम कर दिया, और मैंने दौड़ना चालू कर दिया। मैंने काफ़ी सारा दौड़ किया। तो आप देख सकते हैं घोंसला में मैं काफ़ी वो लीन वगैरह था, उसमें मसल इतने कुछ वो नहीं थे, मॉडल लुक्स नहीं चाहिए था। वो काफ़ी वो था। तो उस पर मैंने काफ़ी 3-4 महीने काम किया। जिस दिन शूट भी था, अगर 6 बजे शूट था तो मैं 3 बजे उठकर दौड़ लगा के और फिर जाता था शूट के लिए, और खाना पीना वगैरह काफ़ी टाइप था। तो वो था फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो किरदार है उसका फिजिकलिटी आप उसको कैसे वो करते हैं। फिर मेंटली क्या है, वो फिल्म आप देखिए तो काफ़ी, जो मेरा किरदार है, जो बाकी किरदार थे वो फ़नी है, लाइंस भी हैं काफ़ी, लेकिन जो ये किरदार है इसके पास इतने फ़नी लाइन नहीं थे कि कॉमेडी वाली लाइन है ये वो, जैसे वो दीवार पे वो रणबीर पढ़ता है यहाँ पेशाब करना मना है, ये सब लाइन अनुपम जी के लाइन फनी थे, बाकी सब। लेकिन ये जो कैरेक्टर है वो इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का था, शाय कैरेक्टर, जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो दूसरे जैसे अपने पिताजी जो अनुपम जी खेर साहब थे उनको इतना समझता नहीं है, और वो उसको भी लगता है कि बाकी लोग मुझे समझते नहीं है। तो एक कॉमेडी फिल्म में ऐसा कैरेक्टर होना आसान नहीं था, और दिवाकर का भी डर यही था कि लोग इस किरदार को लाइक नहीं करेंगे, कि जो किरदार अपने बाप को छोड़ के अमेरिका भागना चाहता है, उस किरदार के साथ लोग जुड़ेंगे कैसे, उसको लाइक कैसे करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस कैरेक्टर को, क्योंकि मेन कैरेक्टर है, अगर उसको लोग पसंद ना करें एक हिसाब से, क्योंकि वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है
उसको भी वो गर्लफ्रेंड नहीं मानता, उसके साथ भी वो कॉम्प्लिकेटेड वो है। उसमें भी वो लाइन थे कि क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो, तो वो लड़की का भी वो है कि यार तुम क्या एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो वो जो चीज़ है वो एक बहुत वो आसान नहीं था, तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी काम किया। इनफैक्ट मुझे याद है एक बार अभी भी मैं हमेशा किरदार के बारे में वो सोचता क्या है क्या करता है, मैं लिखता रहता हूँ। आप एनालाइज करते हो। हाँ, तो सेट पे भी मैं एक बार लिख रहा था और अनुपम जी ने पूछा क्या लिख रहा है, तो मैंने कहा सर वो कैरेक्टर, तो उन्होंने दिखा, तो उन्होंने पढ़ा, अच्छा वो तो उन्होंने वापस दिया। तो वो क्या है, कैरेक्टर के मूड में थोड़ा सा रहना पड़ता है। और आप देखिए ये फिल्म एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाप बेटे के बीच में जो रिश्ता होता है, हाँ, उसके ऊपर बेस्ड है। आप देखिए तो बाकी सब उसके इर्द गिर्द है, लेकिन शुरुआत वहीं पे, अंत वहीं पे, कि बेटा भागना चाहता है अमेरिका बाप फैमिली को छोड़ के, क्योंकि उसकी एक्चुअली बनती नहीं है आप देखें तो, लेकिन वो रहता है, हेल्प करता है, और बाप बेटे की जो जोड़ी है वो बहुत स्ट्रांग होती है। और आप देखिए लास्ट सीन जब वो उधर जाता है प्लॉट पे, बाप के साथ, बाप गिरता है वो उठाता है उसको, और बीच में एक सीन था जिसमें मैं आता हूँ और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ड्रिंक लगाना, कि वो आएगा तो हम ऐसा चीयर्स बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे तो वो, और मैं आता हूँ और झगड़ा शुरू हो जाता है कि मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ, पहली बार बता रहा हूँ। तो अनुपम जी बोलते हैं क्या अमेरिका, ये, और वो मम्मी जी बीच में बोलती हैं, किरण जुनेजा जी। तो उस सीन में क्या हुआ कि अनुपम जी ऐसे झगड़े में गिर जाते हैं अपनी सीट पे। वो जब गिरते हैं तो मैंने उनको ऐसा, वो सीन में था नहीं लेकिन मैं सीन में था, तो मैंने उनको पकड़ने की कोशिश की ऐसे। तो सीन के बाद दिबाकर मेरे पास आए और बोले जो मेरा प्रॉब्लम था वो तूने सॉल्व कर दिया, क्योंकि वो एक ही उस एक्शन से वो पता चल गया कि जो बेटा है वो अभी भी आ गया वो, हाँ, कि बाप के लिए कंसर्न है, अभी भी प्यार है, क्योंकि गिरता है तो वो उठाने जाएगा। तो उन्होंने बोला वो जो मेरा वो था वो तूने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो वो चीज़ें क्या है स्क्रिप्ट में नहीं होती, वो होती हैं जब आप ओवर एनालाइज ना करें। एनालाइज करना पड़ता है, ओवर एनालाइज नहीं करना पड़ता, लेकिन उस माहौल में, उस मूड में रहना पड़ता है जी। तो वो चीज़ें अपने आप को ट्रस्ट करना पड़ता है जी। तो ये किरदार मैं बोलूँगा वन ऑफ द हार्डेस्ट किरदार है जो मैंने किया आज तक में, लेकिन काफ़ी मज़ा आया शूटिंग में भी, और शूटिंग के बाद ऑफ कोर्स जब फिल्म देखी लोगों ने उसके बाद जी। आपका कोई और सॉरी मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें, एक और मैं बताऊंगा कि दिबाकर कभी चाहता नहीं था कि मैं इस फिल्म में हूँ। अच्छा। दिबाकर को कभी नहीं लगा कि मैं वो किरदार कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ, उसको लगा नहीं, परवीन नवाज ने मॉनसून वेडिंग किया है, अच्छा लगता है, लेकिन इस किस्म की कॉम्प्लिकेटेड एक्टिंग वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, उनके ये थॉट्स थे, उनके ये थॉट्स थे, क्योंकि जो उनका असिस्टेंट था जतिन, उसके साथ में पहले एक और फिल्म पे काम कर चुका था जो उस वक्त रिलीज नहीं हुई थी जी। तो उन्होंने दिबाकर को बोला कि परवीन अच्छा एक्टर काफी, आप मिल लो। तो उसने बोला नहीं, क्या है वो अच्छा लगता है लेकिन नहीं कर पाएगा। उसने बोला फिर भी, तो जतिन का एक बार मेरे पास फोन आया कि वो मिलना चाहते हैं ये फिल्म, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वो गायब हो गए 3 महीने तक। अच्छा। तो 3 महीने बाद दोबारा फोन आया। तो उस वक्त बाद में मुझे पता चला कि वो हर जगह घूम चुके थे, कोई पसंद नहीं आया तो दोबारा मेरे पास आया। तो मैं जब दिबाकर से मिलने गया तो उसने बोला मुझे कि मुझे नहीं लगता कि आप ये रोल कर सकते हो, लेकिन जतिन ने बोला कि आप मिल लो इसलिए मैं मिल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये आपने मेरे ऊपर एहसान किया है उसके लिए थैंक यू। तो उसने बोला मैं आपको ऑडिशन करूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसने बोला अभी करते हैं ये सीन है। मैंने कहा आपको अच्छा ऑडिशन चाहिए या जल्दी ऑडिशन चाहिए? तो उसने बोला ऑफ कोर्स अच्छा चाहिए। मैंने अच्छा चाहिए तो मैं कल आऊँगा। तो मैंने वो थोड़ा सा सोच समझ के वापस काम किया, अगले दिन गया उस पे, और फिर जब वो ऑडिशन भी किया, वो जो उसने सीन दिए थे मुझे, दिबाकर भी चाहता था कि मैं इसको देखता हूँ कि ये कर पाता है, यानी वो सीन उसने नहीं किए, एक बिल्कुल ही अलग चीज उसने इम्प्रोवाइज सिचुएशन किया कि ये सिचुएशन है और इसको हम वो करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो वो सीन जो इम्प्रोवाइजेशन है वो 5-10 मिनट चलता रहा। अच्छा। वो चलता रहा, और जब खत्म हुआ तो दिबाकर ने बोला अब तक मैं ये जो किरदार है उसको ऐसा नहीं देखता था, लेकिन आपके करने के बाद अब मैं इस किरदार को ऐसा देख रहा हूँ। क्या बात है। तो वो एक उसकी कहानी एक वो ये है कि वो फिल्म भी मैंने कैसा ज्वाइन किया। जी बिल्कुल, मतलब आपको देखकर उन्होंने समझा इस कहानी के किरदार को इस तरह से रखा जाए, इसको तरह से लिया जाए। बहुत खूब। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी, आपकी एक और फिल्म है
मैंने गांधी को नहीं मारा फिल्म बहुत अच्छी थी और उसमें आपने किरदार भी बहुत अच्छा निभाया था, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था आपका? वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो ऑफ कोर्स मैंने दोबारा अनुपम जी के साथ काम किया, उन्हीं का प्रोडक्शन था और वो यशराज फिल्म्स ने रिलीज़ किया जी। और खोसला को खोसला के बाद अनुपम जी ने बोला मैं चाहता हूँ आप ये किरदार करें, और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी। अगेन थोड़ी सी अलग थी, उर्मिला जी भी थी जी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगेन कुछ अलग था, और कुछ हमने दिल्ली में भी शूट किया, बॉम्बे में भी शूट किया, फिर रिलीज़ में भी काफ़ी अच्छा काफ़ी सिटीज़ का हमने टूर किया। तो ऑफ कोर्स अनुपम जी के साथ हमेशा काम करके काफ़ी अच्छा लगता है, ट्यूनिंग भी है, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था उसका। इस फिल्म का कोई एक डायलॉग जो आपको, मतलब दोनों में से किसी का, मतलब जो आपको लगे? डायलॉग है प्लॉट 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 प्लॉट, दिमाग खराब कर रखा है, अभी देखो अपना प्लॉट। वो डायलॉग था जो वो फ्रस्ट्रेट होके एंड में बोलता है, जब वो बीच में ओमबीर जाट भी मिलता है और वो कब्जा हो चुका होता है। वो बहुत अच्छा था उसमें। हाँ, तो वो भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट होके वो सीन था कि बाप तब से लगा, और ये देखो जी ये कब्जा, और ये यहाँ पे इसलिए भागना चाहता है कि ये साला यहाँ पे यही होता रहता है। सबसे आपके दिल के करीब जो रोल रहा अभी तक? कई बार होता है, ऑफ कोर्स मॉनसून वेडिंग मेरे दिल के बहुत करीब इसलिए भी थी क्योंकि जब हम कर रहे थे तो एक वन ऑफ माय फर्स्ट फिल्म्स भी थी। एक उस टाइम हम सीख भी रहे थे। नसीर जी ने मीरा जी ने 2 हफ्ते का एक वर्कशॉप भी रखा था उससे पहले, जिसमें रिहर्सल्स 2 हफ्ते तक थे। अच्छा। जिसके अंदर एक 4-5 दिन का नसीर साहब ने वर्कशॉप भी रखा था। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर था 2 हफ्ते का, जिसमें आप सीख भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और क्योंकि वो एक बहुत ही छोटी बजट की फिल्म थी, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थे जी। लेकिन ये था कि एक अच्छी फिल्म बन रही है, लेकिन इतनी बड़ी हिट हो जाएगी ये नहीं पता था। ये नहीं पता था। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था शूटिंग पे, क्योंकि एक घर जैसा माहौल था। मीरा जी की मम्मी है, उनका नाम प्रवीण है, तो वो खाना बना के लाती थी सबके लिए। तो वो एक अच्छा वो माहौल था कि वो मटन ये वो कभी कभी बना के लाती थी। तो उस शूटिंग का जो माहौल था बहुत ही अच्छा, एक फैमिली टाइप का माहौल था जो बहुत अच्छा था। फिर ऑफ कोर्स खोसला में भी एक बहुत अच्छा माहौल बना, जिस पे माहौल अच्छा बनता है वो काम अच्छा निकल के ही आता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फिल्में आपको लगता है कि अच्छे जा सकती हैं लेकिन जी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है। और फिर ऑफ कोर्स अभी मैंने कुछ OTT के भी काफ़ी बड़े शोज़ किए हैं। हॉस्टेजेस अभी किया है, तो अच्छा। उसका भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और वो भी काफ़ी बड़ा हिट हुआ हॉटस्टार पे। तो ये सब फिल्में ऐसी हैं जो वो इनकी एक्सपीरियंस भी याद रहते हैं। जी जी जी। आपने मूवीज़ तो बहुत सारी की हैं, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे हम कि जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं? आप डायरेक्शन को, बैनर को, या फिर स्टोरी लाइन को? तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है जब आप चूज़ करते हैं? सबका मिक्स होता है ऑफ कोर्स। अच्छा। डायरेक्टर्स के साथ बनना भी चाहिए जी। और लेकिन पहले कई बार नहीं पता चलता, जी। और स्टोरी भी अच्छी होनी चाहिए और किरदार भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें डायरेक्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी कैसी भी हो वो एक्सिक्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको निखार कर कैसे निकाला जाए। राइट। लेकिन कोशिश यही रही है कि अलग अलग किस्म के फिल्म्स करें जो ऑडियंस को हम चाहते तो यही है कि ऑडियंस को अच्छे लगे। कोई ऐसी फिल्म नहीं करना चाहता जो ऑडियंस को अच्छी ना लगे जी। इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, अगर चाहे हटके भी है लेकिन एंटरटेनिंग होनी चाहिए। मैंने कभी वो ओवर इंटेलिजेंट उसमें बिलीव नहीं किया है, क्योंकि मुझे हमेशा ये है कि लोगों को वो पसंद आनी चाहिए फिल्म, चाहे उसमें कोई थीम हो, चाहे कुछ सीखने को भी मिले, लेकिन एंटरटेनिंग होनी चाहिए और थोड़ी रियलिस्टिक भी होनी चाहिए। रियलिस्टिक हो तो अच्छा है, ना भी हो तो ऐसा नहीं है कि मुझे रियलिस्टिक ही फिल्म्स करनी है, लेकिन हाँ ये होता है कि वो एंटरटेनिंग होनी चाहिए। जी। अब आपके डायरेक्शन की तरफ आते हैं। हाँ जी। कि किस तरह से, मतलब आपने कब ये सोचा कि आपको इसमें भी हाथ आजमाना चाहिए, और आपकी जो फिल्म आई उसके टाइटल पे ज़रूर बात करूंगी मैं कि किस तरह से आपने उसका टाइटल नेम रखा जो शायद अनुपम खेर जी ने सजेस्ट किया था आपको? बिल्कुल, उसका भी एक स्टोरी है। तो उससे पहले मैं जाता हूँ कि वो शुरुआत कैसे हुई। वो एक्चुअली उस वक्त एक लैंड रिजर्वेशन को लेके एक मुद्दा चला हुआ था। तो हमारे भी यहाँ पे एक धरना चल रहा था हमारे गांव में, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया कि प्रवीण आप तो जाने में पहचाने वो हो, आपको आना चाहिए। तो हम गए, तो प्रेस भी थी ये वो, तो हमने भी जाके धरना पे बैठे। तो उस धरने से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया जी। कि अगर किसी
गांव की ज़मीन ली जाए ऐसे, लेकिन उसमें कुछ गांव के गुंडे इन्वॉल्व हो तो अच्छा। वो कैसा स्टोरी होगा। अच्छा। तो मैंने वो लिखना शुरू किया। मैंने कहा पहले मैं इसको लिखता हूँ, जो मेरे दिमाग में है मैं लिखता हूँ। जी। तो वो मैं लिखता था, मुझे टाइम मिला। मैं कर रहा था माय नेम इज़ खान, धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म थी जो करण जी। जौहर जी जी। वो कर रहे थे, और शाहरुख भाई और काजोल जी उसमें थे। तो उसके सेट्स पे मुझे टाइम मिलता था। हम लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को भी हमने शूट किया, और बॉम्बे में भी हमारा काफ़ी 2 हफ्ते 3 हफ्ते का लंबा स्केड्यूल था। तो उसमें मैंने लिखना शुरू किया, क्योंकि क्या है, घर से बाहर निकल कर वो लिखना पड़ता है। जब जी। ये नहीं होना चाहिए कि फ़ोन बज रहा है, घंटी बज रही है घर की, तो वो एक वहाँ पे जो वैनिटी वैन, हमारे वैन जो होते हैं, उसमें बैठ के मैंने वो लिखना शुरू किया। तो लिखते लिखते मुझे लगा कि ये मुझे डायरेक्ट भी करना चाहिए, अच्छा। क्योंकि ये कहानी मैं काफ़ी अच्छी तरह समझता हूँ, क्योंकि वो गांव की भी कहानी थी और शहर की भी कहानी थी। जी। आउटर दिल्ली की भी कहानी थी, दिल्ली की भी कहानी थी। और मैं आउटर दिल्ली से हूँ, मैं गांव में पैदा हुआ था, लेकिन मैं शहर का भी हूँ, दोनों तरफ का हूँ। तो मैं मुझे एक समझ था, किरदारों का समझ था, और उसको एंटरटेनिंग कैसा बनाना है उसका भी मुझे लगा कि मुझे समझ है। तो मुझे लगा मुझे ये डायरेक्ट करना चाहिए। तो ऑफकोर्स फिर अनुपम जी से पूछा, किरण जी, शरद सक्सेना, सब ऑन बोर्ड आए। तो इसकी जब शूटिंग कर रहे थे, वो टाइटल की बात आई, जैसे हाँ जी। आपने कहा कि टाइटल कैसे सिलेक्ट किया। हाँ। तो टाइटल दिमाग में ही ना है कि यार इसका टाइटल क्या होना चाहिए, और एक जी। अंग्रेजी टाइप का था कि अगर अंग्रेजी में हो तो राइट जॉब रॉन्ग गाइस, कुछ ऐसा है। तो मैंने क्या किया कि क्रू वालों के जो सेट्स पे थे सब, चाहे कोई भी हो, मैंने एक कॉन्टेस्ट चालू कर दिया अच्छा। कि आप अगर ये टाइटल सोचेंगे और हम सिलेक्ट करेंगे तो आपको हम इतना पैसा देंगे। तो सबने लिखना शुरू कर दिया, और सुबह सुबह हर 10 चिट्ठियां लोग मेरे को लिख के देते थे, ये लो जी ये तो बहुत टाइटल, हर अलग इंटरेस्टिंग कर अलग दिया अलग आपने अलग। सबके लिए। तो अनुपम जी ने ये देखा, ये कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि ये कॉन्टेस्ट मैंने बताया ये टाइटल के लिए। मैंने ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। उन्होंने बोला मैं ट्विटर पे डाल दूँ ये कि आप इतना पैसा दे रहे हो, और अगर टाइटल और अंग्रेजी ऐसा है, और अगर उसको हिंदी में तो क्या टाइटल हो। मैंने कहा बिल्कुल डालिए। तो उन्होंने ट्विटर पे डाला, और इतना सारा टाइटल मिलने शुरू हो गए, ये वो काफ़ी सारे हो गए। तो उसमें से एक टाइटल बहुत अच्छा लगा, वो था सही धंधे गलत पंदे, जो रिलेट कर रहा जो था। रिलेट भी कर रहा था, और अच्छा साउंड में भी अच्छा साउंड था। में भी अच्छा था। तो वो हमने कहा ये बहुत अच्छा है, तो वो हमने सेलेक्ट किया। और फिल्म ख़त्म होने के बाद वो लड़का लकली मुंबई के आसपास का था, तो ऑफिस में आके उसको हमने चेक भी दिया, फ़ोटो भी लिया, ताकि कल को ये ना बोल सके कोई कि आपने कॉन्टेस्ट किया और पैसे दिए या नहीं। तो हमने फ़ोटो भी लिया। तो वो बहुत खुश था, हम भी बहुत खुश थे। तो उसका एक कहानी ऐसा है कि लोगों से भी कई बार आपको एक अच्छा टाइटल मिल सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने सुना आपकी फिल्म को अवार्ड भी मिला था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में बताइए। अवार्ड्स मिले थे उसको, मेक्सिको में भी मिले थे, अमेरिका में भी अवार्ड मिला है, और इंडिया में भी उसको जो एक सिलेक्शन होती है, वो एक उस साल में सिर्फ 3 फिल्म सिलेक्ट हुए थे। एक अनुराग कश्यप की फिल्म थी, एक थी जोया की जिसमें वो ऋतिक, फरहान और अभय देओल थे। वो क्या नाम थी उस फिल्म की, वो जिसमें वो गाड़ी में जिंदगी ना जिंदगी ना मिलेगी मिलेगी दोबारा। हाँ। एक वो और एक हमारी फिल्म। अच्छा। तो उस साल में सिर्फ वो 3 फिल्म सिलेक्ट हुए थे इंडियन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाने के लिए। इंडियन पैनोरामा वो सेक्शन होता है, सॉरी मैं भूल रहा था। तो वो इंडियन पैनोरामा बहुत एक काफ़ी रिस्पेक्टेड सेक्शन है जो इसके लिए, और नेशनल अवार्ड्स के बाद ही माना जाता है कि सबसे बड़े नेशनल अवार्ड है, उसके बाद ये इंडियन पैनोरामा सेक्शन है। तो उसमें उस साल सिर्फ 3 हिंदी फिल्म सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से एक हमारा भी था। तो अच्छा लगा कि ऑडियंस और अवार्ड्स भी मिले अच्छे, और ऑडियंस को भी अच्छी लगी, और रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे मिले। प्रवीण जी, अभी आपसे और भी बातें करना बाकी है, तो हम चाहेंगे कि आप अगले हफ्ते भी हमारे साथ गुफ्तगू में बने रहें। बिल्कुल रहेंगे जी, थैंक यू। तो नाजरीन, अदाकार प्रवीण डबास के साथ अगले हफ्ते भी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ऑफ कोर्स एक ये नया मीडियम है OTT, और हॉस्टेजेस मेरा पहला OTT शो था जो सुधीर मिश्रा जी ने डायरेक्ट किया। काफ़ी बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, जाने पहचाने, और उसमें मैं, रोनित रॉय और टिस्का चोपड़ा थे, और भी कई सारे अच्छे कलाकार थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। एक इजरायली शो का रीमेक था।